ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज के इस ईद के खुसूसी शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री की। और जब म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात होगी और बैंड्स की बात होगी तो स्ट्रिंग्स का नाम ज़रूर आएगा, और जब स्ट्रिंग्स की बात होगी तो बिलाल मकसूद का नाम आएगा, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ बैठे हैं। मैं बहुत ही स्विफ्टली कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ, फिर हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सो आप सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, सॉन्ग राइटर हैं, वीडियोज़ आपने प्रोड्यूस किए, कोक स्टूडियो आपने किया, और फिर अब आपका जो सबसे लेटेस्ट ऑफरिंग है वो है ऑनलाइन पपेट शो पक्के दोस्त। एक ज़बरदस्त जर्नी है जो समझें कि 30-35 साल पर मुहित है जी। लेकिन मैं आपको थोड़ा माजी में लेके चलता हूँ। 1989 में चलते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही। कॉमर्स कॉलेज कराची, आप सेकेंड ईयर में हैं, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं उस वक्त, ठीक है ना? ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब सडनली इनकी मुलाकात होती है सेकेंड ईयर में फैसल कपाडिया से, और इनका चूँकि शुक्र है फैसल वार्डर से नहीं हुई। फैसल वार्डर से नहीं हुई। इनका चूँकि घराना ही एक तख्लीकी घराना है, आर्टिस्टिक घराना है, जहाँ पे पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पोइट्स हैं, तो नेचुरली इनका रुझान भी उसी तरफ है, और ये और फैसल जैमिंग वगैरह शुरू करते हैं। अब ये वही ज़माना है कि यासिर अख्तर हमारे दोस्त, वो भी इसी कॉलेज में हैं, सदफ़ मुनीर उस ज़माने का एक बहुत ही बड़ा नाम था, वो वहाँ पर हैं, अनीता अयूब, दीगर लोग भी जो उस ज़माने के बड़े सेलिब्रिटीज़। थोड़ा ज़्यादा पावर पैक्ड नहीं है ये? पावर पैक्ड भाई, कॉमर्स कॉलेज वाज लाइक द प्लेस टू बी। अच्छा, उस टाइम पे अलोंग द वे स्ट्रिंग्स वजूद में आता है, और मेरा ख्याल एक फेयरवेल हुआ था, फेयरवेल हुआ तो जिस तरह होता है ना कि तो किसी को बुलाते हैं, आएँ बजाएं, ये वो करें, उसमें शायद आपने परफॉर्म किया था। थोड़ा रिकॉल करके बताएं कि कैसे स्ट्रिंग्स कैसे वजूद में आया, बैंड कैसे वजूद में आया, नाम कैसे रखा आपने? भाई फैसल और मैं साथ जैम करते थे, और हमारे कॉलेज के दोस्तों को पता था कि ये दो हैं, ये बिलाल कीबोर्ड बजाता है, फैसल गाता है। फैसल मेरे घर पे आता था, मेरे गाने मैं कंपोज करता था, हम लोग साथ करते। तो जो सीनियर्स थे हमारे, वो फेयरवेल दे रहे थे अपने सीनियर्स को, थर्ड ईयर दे रहा था फोर्थ ईयर को फेयरवेल पार्टी। तो उन्होंने कहा बिलाल और फैसल तुम लोग आ जाओ, हमारे साथ 2-4 गाने गा दो। तो हम गए, तो पहले तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये 5 लोग गाएंगे गाने और इनके लिए तुम लोग बजाओ पीछे। अच्छा, हमने कहा अच्छा चलो हम बजा देते हैं। तो फैसल भी कीबोर्ड पे था, मैं भी कीबोर्ड पे था। फिर हमने कहा हम अपने भी 2-3 गाने कर लें। उन्होंने कहा अच्छा करना है तो कर लो। फिर फैसल मैंने बात की कि चलो 2 लड़के और लेकर आते हैं, और क्योंकि हम अकेले इनफ नहीं हैं तो साउंड बेहतर हो जाएगी। फैसल जमात खाने का एक बैंड था जिसमें फैसल जानते थे 2 लोगों को, तो रफ़ीक और करीम। फैसल ने कहा आ जाओ हम लोग एक बैंड बना लेते हैं। अच्छा, बैंड खाली उस पार्टी के लिए था, फेयरवेल पार्टी के लिए। तो अब जब हम स्टेज पे आ रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आपके बैंड का कोई नाम है या हम कहें बस बिलाल और फैसल आ रहे हैं। तो उसी सेकंड हमने सोचा कि स्ट्रिंग्स बोल दो। अच्छा, हमने चारों ने बैठ के डिसाइड किया कि स्ट्रिंग्स कह दें। हाँ स्ट्रिंग्स कह दो। तो बस वो पार्टी थी, वहाँ पे हमने बजाया था। और सारे वो इंडियन गाने थे जो बजाए थे, उसमें हमारे 2 अपने गाने थे, दुनिया वालों और ए मेरी सरजमीन, जो हम पाकिस्तान का एक गाना म्यूज़िक चैनल में भी आया था, तो वो हमने गाया। बस उसके बाद से फिर हम रोज़ जैम करते थे, हमें मज़ा आने लगा और स्ट्रिंग्स बन। अच्छा, ये वो टाइम है कि वाइटल साइंस मंजर आम पे आ चुका है। शोएब मंसूर साहब, जुपिटर्स के नाम से एक और बैंड है जो बहुत मशहूर है, और फिर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है, क्या नाम था उसका? म्यूज़िक 89। जी, वो टीवी का शो था। टीवी का शो था, हाँ, शोएब मंसूर साहब ने प्रोड्यूस किया था। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का जो म्यूज़िक सीन है वो एक तरह से एक्सप्लोड हुआ, मतलब नए नए बैंड्स आना शुरू हो गए, एंड यू वर राइट देयर, उस मोमेंट पे आप उसमें थे। बिल्कुल। वहाँ से सफ़र कैसे फिर आगे चला है? तो म्यूज़िक 89 आया और बेनज़ीर
साहिबा आई थी, ज़िया साहब गए थे और वो आई और उन्होंने पहला काम ये किया कि सेंसरशिप जो थी वो ख़त्म कर दी, उस तरह रिलैक्स कर दी। और हमने देखा कि स्टेज पे नाजिया ज़ुहैब दोनों खड़े हैं और हिल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी किसी को टीवी पे हिलते हुए देखा ही नहीं। हिल कैसे और सकते दुपट्टा हैं? भी सर पे नहीं है। और दुपट्टा भी सर पे नहीं था और बैंड्स थे, गा रहे थे। अली जुपिटर्स आया था और जुपिटर्स ने वाइटल साइंस को काफ़ी टफ टाइम दिया था उस शो में। उन्होंने यारो यही दोस्ती गाया था और पूरा पाकिस्तान हिल गया था वो शो देख के। तो ये क्या हो गया? तो खैर वो इस्लामाबाद स्टेशन था। कराची वालों को भी फिर जोश आया कि हम भी एक शो करते हैं। तो अब्बा एक दिन घर आए, कहते हैं कि बिलाल तुम लोगों का बैंड, अच्छा घर वालों को इतना पता नहीं था कि हम जैम चल रही है, बैंड है नहीं है। कहते हैं एक यूथ फेस्टिवल शो हो रहा है कराची टीवी पे और अली रिजवी उनके दोस्त थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तुम लोगों का बैंड है? मैंने कहा है। तुम लोगों की मैं कह दूं कि तुम लोगों का नाम डाल दूं? मैंने कहा डाल दें, हम बना लेते हैं एक गाना। तो अब्बा ने वहाँ कह दिया। तो वो यूथ फेस्टिवल पे हम गए। फनलैंड होता था, तो फनलैंड पे उन्होंने पानी के बीच में स्टेज लगाया। उस ज़माने में होता क्या था, जो भी कॉन्सर्ट हो, कहीं भी कॉन्सर्ट हो, कराची यूनिवर्सिटी की वो पॉइंट्स भर के आते थे 3-4 और गेट क्रैश होता था। ये स्टैंडर्ड था। जी जी जी। हाँ। तो वहाँ भी फनलैंड पे भी यही हुआ कि वो 5 पॉइंट्स आए भरे हुए लड़कों से, गेट क्रैश हुआ और सब ने पानी में छलांग मार दी। स्टेज पे चढ़ गए, बैंड्स बजा रहे हैं और स्टेज पानी में। और अच्छा हम तैयार होके आए थे कि हाँ लड़कियां थी, तो नहीं पहनी होंगी, लड़कियां भागी, तबाहियां मच गई, मतलब कि एक हंगामा। तो खैर वो पूरा शो पीटीवी के स्टूडियोज़ में शूट हुआ। तो उन्होंने फनलैंड के शॉट्स लगते थे जब टीवी पे आया कि लोग खड़े हुए हैं, चल रहे हैं और स्टूडियो की लाइटिंग में गाना परफॉर्म हो रहा है। तो खैर चीट करने के लिए तो वो रेस्क्यू करना है तो ऐसे ही रेस्क्यू करते हैं। वो हमारी पहली परफॉर्मेंस थी फॉर टेलीविजन। राइट। तो उस तरह स्ट्रिंग्स का नाम नज़र आया और गज़नफ़र अली साहब, तो उन्होंने वहाँ हमें देखा और कॉल किया। अब्बा को जानते थे। उन्होंने कहा कि अनवर मैं ये शो कर रहा हूँ म्यूज़िक चैनल। तो फिर उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग के पास गाने हैं तो मुझे एक गाना दे दो। हमने एक गाना उनको दिया, उनकी 5 एपिसोड्स थी उनको। हमने एक गाना दिया, उन्होंने गाना सुना, कहते हैं मैं हर एपिसोड में तुमको आना ज़रूरी है। फिर उन्होंने हमको हर एपिसोड में डाला। और उस ज़माने में फिर म्यूज़िक चैनल में लाइव वायर, सदफ़ मुनीर, यासिर अख्तर, बारबेरियंस, ये वो लॉट था। ये वो लॉट था जो म्यूज़िक चैनल में पहली दफ़ा आया था। सो इस तरह आपको पता चला कि जैसे आपके फैमिली, मैंने कहा कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, कि देन योर कॉलिंग इज़ दिस। आपने, हालांकि आपकी फैमिली में बैंकर्स भी बहुत सारे हैं, राइट, दैट्स व्हाई यू वेंट टू कॉमर्स कॉलेज। लेकिन फिर आपने कहा कि ये कॉमर्स पढ़ने की बजाय मैं गाने बजाने की तरफ जाऊँ। नहीं, म्यूज़िक वाज जस्ट अ हॉबी फॉर मी। ओके। मुझे इस मरहले पे भी अभी तो कुछ भी नहीं था। ओके। अभी तो हमें पता ही नहीं था हो क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में। जाके गाना बना देते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे, वापस आते थे, फिर कॉलेज जा रहे थे। अच्छा। पढ़ाई कर रहे थे। बस एक चीज़ है, बस एक चीज़ थी, बस वो कर रहे थे। बट द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड लाइक दिस ना। अच्छा अब एक तो ये है ना, फेयरवेल से हम स्टार्ट मारते हैं। फेयरवेल से 6 स्टूडियो एल्बम्स बीच में आती हैं, राइट, यू नो कॉन्सर्ट्स तो इतने हैं कि मैं मतलब मेरा ख्याल है कि शायद आप भी ना गिन सकें कितने कॉन्सर्ट्स। सो मेनी वर्ल्ड टूर्स, कोक स्टूडियो, ये वो। और फिर मेरा ख्याल है कि 25 मार्च 2021 को आपकी बैंक के फेसबुक पेज पर एक मैसेज आता है कि यार अब मतलब यू नो थैंक यू ऑल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन द बैंड एंड्स। कितनी बार आपको फिर उसके ऊपर रिएक्शन आया कि यार ऐसे ना करें? अभी तक आता है। अभी तक लोग पूछते हैं आपने बैंड क्यों? मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक रहा हूँ ये सवाल पूछने से। अब रिएक्शन से पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ, हुआ क्या था?
मज़े की चीज़ ये कि लड़ाई नहीं हुई थी, एक यूनिक बात है। और हम हमेशा फैसलों में यही बात करते थे कि हमने स्ट्रिंग्स की ज़िंदगी में हमने इतने लोगों के साथ प्ले किया, हर एज ग्रुप में, हर जनरेशन के साथ। हमने आलमगीर साहब और शेखी के साथ भी स्टेज शेयर किया है, हमने वाइटल साइंस जुनून के साथ भी किया, फिर ये नूरी और कॉल और ईपी के साथ भी किया, फिर जो नया लॉट आया इनके साथ भी हमने परफॉर्म किया, हसन रहीम और ये बिल्कुल। तो हम यही बात करते थे कि स्ट्रिंग्स को जब भी हम ख़त्म करेंगे ना, हमें पीक पे ख़त्म करना है। हाई नोट पे। क्यों ख़त्म करेंगे? देखिए, ख़त्म करना यही यहाँ का एक मसला है पाकिस्तान का, कि लोगों को ये नहीं पता कि आपको एग्ज़िट कब लेनी है, कि सीट कब छोड़नी है, कि यानी इससे पहले कि लोग कहें कि भाई चले जाओ, जो कि कितने क्रिकेटर्स के साथ हुआ, कितने म्यूजिशियंस के साथ हुआ। फैसल मेरे लिए, लेकिन म्यूज़िक के साथ ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब जैसे हमें पता है, हम जानते हैं लोगों को कि जो समझते हैं मैं सीनियर हूँ और मुझे इज़्ज़त दो, और लेकिन ऑडियंस आपको नहीं इज़्ज़त देना चाह रही है। ठीक है, ऑडियंस जबरदस्ती आप इज़्ज़त ले रहे हो। ऑडियंस बदल गई है, नए बच्चे आ गए हैं। अब जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग थी, अब वो बुढ़े हो गए हैं। अभी नया लॉट है, अब इनको कोई और चाहिए, और कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। जज करना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। दिल कैसे चाहता है आदमी का कि अपनी चीज़, यानी हमें तो कोविड ने बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। हम एक साल स्ट्रिंग्स वाज कम्प्लीटली इनएक्टिव, और हम एक कॉर्पोरेट शो के लिए थे इस्लामाबाद में, और हम बैठे थे। फैसल, हमारे मैनेजर कहते हैं कि 2 शोज़ और आए हैं, वो मास्क पहन के जाना होगा और दूर दूर सीटिंग होगी। फैसल ने कहा बिलाल मुझे बताओ अभी वर्थ इट है? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मना कर दो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्या हम 2 साल का गैप ले लें। फिर उसी सेकंड डिसाइड किया कि बस ख़त्म कर देते हैं। 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड में हमने डिसीजन लिया। हमने कहा अच्छा, हम इस्लामाबाद में थे उस वक्त, कल कराची हम आ रहे हैं और कल हम अनाउंस करते हैं। अच्छा। हमने कोई 5-6 बजे अनाउंस किया, उससे आधा घंटा पहले तक किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। मतलब हमारे घर वालों को भी नहीं पता। पाकिस्तान में हुकूमतें जाती हैं, लोगों को पता होता है लेकिन पहले से नहीं पता। नहीं झटके से जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबको पता होता है, जिनकी जारी उनको नहीं पता। यहाँ पे उल्टा है। तो यानी अम्मी अब्बू को नहीं पता था, रोना धोना मचा हुआ था। अच्छा, जैसे वो डिवोर्स हो रही है। हाँ, कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? नहीं, लेकिन देखिए डिवोर्स की आपने बात की, मोस्ट मैरिजेस डोंट लास्ट दिस लॉन्ग ना, आई मीन 33 इयर्स माशाल्लाह। अब उसके बाद डे आफ्टर तो आपने क्या सोचा कि यार अब क्या करना है? अच्छा, कोई एक एब्सेंस तो है ना, एकदम से एक वैक्यूम थी, लेकिन मैं काफ़ी एक्साइटेड था इन द सेंस कि अब एक नई ज़िंदगी थी, एक्सप्लोर करनी थी। हमने इसीलिए इसको कॉल ऑफ किया था क्योंकि हम बोर हो गए थे ना, हम थक गए थे। और यानी हमारे फैंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो गाना उस वक्त सुनते जब उनका दिल चाहता है। लेकिन अगर आप सुबह से शाम, एक स्ट्रिंग्स की मशीनरी जो है वो बड़ी मेहनत से चल रही थी। और हमारा एक लाइव बैंड था, उसको चलाना था, गाने बनाने थे, वीडियोस बनाने थे, और अगर हम अपनी म्यूज़िक से डिविएट करते थे तो लोग कहते थे कि मतलब कि आपकी ख़ास टाइप की म्यूज़िक है ना, ये वो वाली बात नहीं हुई। हाँ, ये वो वाली बात नहीं, वो करोना जो पहले चाहिए। और जो अगर हम दूर और अनजाने बनाएं तो फिर हमें नई ऑडियंस मिलना मुश्किल है, एलिनेट होती है। तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ती थी। मतलब पुराने लोग क्या मर जाएं, खुद को फांसी दे लें, एक नीच तो है ना भारत, यानी आप एक नीच तो है भी। हमें मेहनत करना, जैसे सजनी जो था और उड़ जाऊं, हमारी लास्ट एल्बम के 2 गाने थे, वो सुपर डुपर हिट्स, ह्यूज हिट्स। और उसके तो हमने यही सोचा कि यार देखो लास्ट एल्बम भी हिट है, कोक स्टूडियो भी अच्छा एग्जिट हुआ हमारा, फिर हमने कॉन्सर्ट्स कर लिए, यही अच्छा वक्त है, ख़त्म कर देते हैं।
अगर हम थोड़ा सा बिल्कुल अब हाल में आ जाएं टू न्यू प्रोजेक्ट पक्के दोस्त, क्योंकि पपेट शो है, थोड़ा सा सेसेमी स्ट्रीट की तर्ज पर भी है, बिल्कुल को 2-3 और इंस्पिरेशन काफी फ्रेंचाइज वही है ना? नहीं इट्स नॉट नो 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 अच्छा Inspiration- द सिमिलैरिटी इज अनकैनी सिमिलैरिटी है। वो फ्रेंचाइज तो पीरजादा ने बर्बाद कर दी थी। अच्छा ओके ये भी हुआ नहीं, था। उन्होंने खैर बेचारों ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम किया और मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हमेशा से। ओके तो मुझे यहाँ से एक जुमला ऐसा क्या डैमेज कंट्रोल करे इसका। तो मैंने जानबूझ के पपेट्स की जो विजुअल जो आइडेंटिटी है वो मैंने इंटरनेशनल रखी है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान पे पाकिस्तानी बच्चों के लिए कंटेंट की बात करें तो वो काली चुटियाएँ और तेल लगे बाल और वो पठानी सिंधी टोपी और अजरक और एकदम से वो चीज़ें बनाने शुरू कर देते हैं पपेट्स में। मैंने कहा दुनिया बदल रही है, हम एक ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, हमारा बच्चा जो है वो सारा फॉरेन कंटेंट देख रहा है, तो बजाय आप उस चीज़ पे फोकस करें आप उसको विजुअली एक ऐसी स्क्रीन दें जाके उसे पता ना चले कि मैं ये पाकिस्तानी चीज़ देख रहा हूँ या मैं इससे पहले जो मैं कोको मेलन देख रहा था या बेबी शार्क देख रहा था ये वही चीज़ है। लेकिन जब एकदम वो स्क्रीन आ जाए तो उसे पता चले ओह ये उर्दू में है, ओह ये हमारी वैल्यूज़ हैं। उनको पता, उस बच्चे को नहीं पता चलेगा, लेकिन हम अपनी वैल्यूज़ की बात कर रहे होंगे, हम अपने कल्चर की बात कर रहे होंगे, अपनी लैंग्वेज। आइडिया ये कि उर्दू को कूल बनाना है और ये कि बच्चे उसको एक्सेप्ट कर सकें। अच्छा, ये जो इंस्पिरेशन आई थी, मैं पढ़ा था इसके बारे में, आपने लिखा था कि आपके जो पहले बेटे पैदा हुए थे मिकाइल, तो ये आइडिया वहाँ से आया। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे घर अरशद महमूद साहब कंपोज़र, द अमेजिंग कंपोज़र, वो लाहौर से आए थे, EMI में उन्होंने जॉब की थी और हमारे घर वो 6 महीने रुके थे और रोज़ाना वो गिटार लेके बैठते थे और मैं सुनो गपशप अक्कड़ बक्कड़ बीबी मैंड की कि हमें सुनाते थे और मैं छोटा सा बैठा वो सुनता रहता था। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ, अच्छा फिर हम जब बड़े होते सुहेल राना के गाने, सारे दोस्त हमारे, वो जो बच्चों के गाने थे अभी भी वो हमें अपने बचपन से कनेक्टेड रखते हैं, अपनी रूट्स से कनेक्टेड रखते हैं। हम दुनिया के जिस कोने में भी हों, हम दोस्ती ऐसा नाता सुनेंगे तो हम खिंचे चले आते हैं अपने उस घर के लाउंज में, वो टीवी ब्लैक एंड वाइट टीवी के सामने पूरी फिल्म चलने लगी, पूरी फिल्म चलने लगी। हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे सेसमी स्ट्रीट पे, बार्नी पे, टेलीटबीज पे, बहुत ही मनूस प्रोग्राम। तो मैं टीना से कहता था कि मुझे बच्चों के गाने बनाने हैं, उर्दू। Your wife? या माय वाइफ। तो कि मुझे बच्चों के गाने बनाने हैं और लेकिन स्ट्रिंग्स ऑन हो चुका था और टाइम नहीं मिल रहा था, स्ट्रिंग्स की मसरूफियत चल रही थी। उसके बीच में 2019 में मैंने फ़ारूक कैसर साहब से ही बात की कि हम दोबारा शुरू करते हैं, मैं गाने बनाता हूँ, आप लिखें और पपेट्स पे काम करें। वो तैयार हो गए, मैंने कहा मैं फंडिंग ढूंढता हूँ। मैंने फंडिंग ढूंढना शुरू की, नहीं मिली और उनका इंतकाल हो गया। बस स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ। अगले दिन मैंने कहा ये मेरा प्रोजेक्ट है, नाम नहीं पता था पक्के दोस्त, लेकिन मैंने गाने बनाना शुरू किए। मैंने दुनिया भर में जितने बड़े पपेट मेकर्स हैं उनको ईमेल्स लिखना शुरू की। अच्छा, स्क्रैच से शुरू किया? बिल्कुल जीरो से, बिकॉज आइडिया पहले से पक रहा है आपके जहन में, आइडिया पक रहा है और एक दरवाजा ये चैप्टर आप बंद करते हैं अपनी मर्जी से, तो फिर यू हैव सडनली स्पेस के बाद मुझे बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाना खासा बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। क्योंकि मैं तो वैसे ऑनेस्टली मैं बहुत आसान समझ रहा था। मैं समझ रहा था कि बच्चों के गाने बनाना क्या मुश्किल है, ऐसे करके बना दूंगा, हो जाएंगे। लेकिन बना दिए 4-5 गाने, मैं समझ रहा हूँ कि अच्छे हो गए। फिर मैं सोचा कि नहीं, इतने अच्छे हैं नहीं। अच्छा, मैंने उन पर रीवर्क किया, बेहतर हो गए। फिर मैंने उस पर दोबारा काम किया। अब मैं कह रहा हूँ ये तो 2 महीने हो गए, मैं एक ही गाने पे काम कर रहा हूँ, 2 गानों पे काम कर रहा हूँ और हर दफ़ा बेहतर होता जा रहा है। तो यानी जो मैं पहले सोच रहा था कि इतना आसान है, वो बिल्कुल गलत था। यानी इन पे उतनी ही मेहनत होनी है
जितनी आप किसी और इम्पोर्टेंट चीज़ पे मेहनत करेंगे। तो फिर ये जो 12-13 गाने बने, इस पे इस तरह काम हुआ है जैसे कि कोक स्टूडियो पे काम हो रहा। उतनी मेहनत, डिटेल्ड मेहनत, कोरसेस पे, उनके कॉर्ड स्ट्रक्चर्स पे, लिरिक्स पे, क्या चीज़ कैची है, क्या नहीं है, बच्चों के लिए क्या बेहतर है, ये लाइन निकाल के। ये आप भी क्या फोकस ग्रुप यूज़ करते हैं बच्चों का, कि जब आपको फीडबैक लेना हो कि मैं अपनी जहन से बना रहा हूँ बट बच्चे को क्लिक कर रहा है? आपने बच्चों पे यूज़ किया? देखें, फोकस ग्रुप होता है, लोग करते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट था, और ये मैं जो मेरे दिल से चीज़ें निकल रही थी, मैं वो पेपर पे लाना चाह रहा था, लिखना चाह रहा था, बनाना चाह रहा था। अगर मैं फोकस ग्रुप लूँ, मुझे अभी भी डर लगता है। सेकंड सीज़न भी मैंने बग़ैर फोकस ग्रुप के किया है, क्योंकि पहला सीज़न माशाल्लाह से उसकी फ़ीडबैक बहुत अच्छी है, और जितने टीचर्स, पेरेंट्स, जहाँ से मुझे फ़ीडबैक आ रही है, एवरीवन इज़ लविंग इट। बच्चे गाने गा रहे हैं, तो मुझे पता है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। फोकस ग्रुप में आप एक 4 साल के बच्चे पे आप डिपेंड करेंगे कि अगर ये सुन रहा है तो अच्छा है, अगर ये उठ के चला जाए, हमें नहीं पता, उसे भूखा है, उसे आइसक्रीम चाहिए, उसे सुबह डांट पड़ी है, वैसे ही उसका मूड खराब होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ओके 3 लाख व्यूज है तकरीबन। जगह जो जलेबी वाला गाना है ना, जलेबी गोल गोल, मैं गा नहीं सकता ऑब्वियसली। 3 लाख व्यूज बहुत कम है। ये हमारे लिए बहुत है ये। अच्छा, ये व्यूज पे ना जाए, हमारे शो के व्यूज भी बहुत कम आते हैं, लेकिन जब लोग मिलते हैं तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ये थोड़ा, ये जो पूरा एल्गोरिथम का जो गड़बड़ घोटाला है ना, वो हम भी उस पर बहुत तवज्जो नहीं देते। अच्छा, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मैंने इसको बिल्कुल पुश नहीं किया। YouTube पे आजकल आपको पुश करना ज़रूरी है, और मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके व्यूज़ तो मिलियंस में होने चाहिए। मैं कहता हूँ हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब सीज़न 2 आएगा, मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ें कि किस तरह इसको अपलोड करना चाहिए। पहली दफ़ा मैंने सब चीज़ें एक साथ एक दिन सब अपलोड कर दी, लेकिन उस तरह नहीं है, उसको थोड़ा सा स्टैगर करना होता है, एक तरीके से अपलोड करना होता है, लेकिन एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक। आर यू, आप खुश हो स्ट्रिंग्स का सफ़र ख़त्म करने के बाद? ये प्रोजेक्ट एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, वो तस्कीन मिलती है ये करते हुए, और समटाइम्स यू मिस के यार वो क्राउड और वो पूरा जो एक फेम होता है उसके साथ जो चल रहा होता है? एक्चुअली आप जो इंसान जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है वो इसी तरह की बात कर रहा है जिस तरह मैं अभी करने वाला हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं ज़िंदगी में इतना खुश नहीं हूँ जितना मैं अब हूँ। मैंने पिछले समझो कोई 8-9 महीने से मैंने अपने सारे शोज़ मना कर दिए। अब मुझे मज़ा ही नहीं आता। मुझे लगता है कि वो एक इतनी सुपरफिशियल चीज़ है जो मैं पहले कर रहा था। लेकिन रियाज तो जारी होगा। मैंने कभी अपने आप को सिंगर भी नहीं कहा। अच्छा। फैसल गाता था, मैं 2 गाने गाता था एल्बम में, और बाकी सारे गाने फैसल होते थे। तो रियाज ज़ीरो। जिस ज़माने में हम स्टेज पे होते थे उस ज़माने में भी ज़ीरो। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये काम मुझे बहुत पहले शुरू करना चाहिए था, और क्योंकि जिस तरह की फ़ीडबैक आ रही है वो इतनी ओवरवेलमिंग है कि मुझे लगता है हाँ यही मकसद है ज़िंदगी का। So, आपको ये लग रहा है कि यू आर मेकिंग अ डिफरेंस नाउ? मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेकिंग अ डिफरेंस वाली बात है, लेकिन स्ट्रिंग्स के ज़माने में भी थी। जब हम स्ट्रिंग्स के गाने बना रहे थे, वी वर मेकिंग श्योर कि हमारी शायरी, हमारा गाने का कॉन्सेप्ट, हमारे गाने की म्यूज़िक कुछ कहे, कुछ बाकी जो कुछ हो रहा है धड़म धड़म ढुढुढुश उससे अलग हो, और वो हमारी कोशिश वहाँ भी थी। ये मेरी कोशिश यहाँ भी है। हर काम में यही कोशिश होती है, टू मेक अ डिफरेंस। लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो ऐसी रिस्पॉन्स है कि वो मुझे स्ट्रिंग्स में भी कभी नहीं आई। या अच्छा, मैं ज़रार को और वसत को थोड़ा सा ये बता रहा था कि बिलाल कम्स अक्रॉस एज एन इंट्रोवर्ट, मतलब ऐसा बंदा जो सॉलिट्यूड में रह के अपना काम करना चाहता है, एंड येट
तो आपका जो स्ट्रिंग्स वाला पूरा पीरियड है उसमें आप क्राउड्स में हैं और आप मतलब वो लड़कियों की हम बात कर रहे थे, फैंस हैं, लोग पागल हो रहे जा रहे हैं। थोड़ी सी जेलसी मुझे नजर आ रही है इसमें। नहीं नहीं, हम नहीं, मैं तो होता, मैं तो बहुत जेलस हम तो खुश होते हैं यार इनके लिए। तो महान हो, क्योंकि उसको जो है ना, आप जिस तरह से रिकंसाइल आप कैसे करते हैं, लेकिन अब आप जहाँ पे आके खड़े हैं उसमें ज़ाहिर है कि वो उस तरह का सेलिब्रिटी, मतलब स्टिल यू नो आपका एक बड़ा नाम है, लेकिन जो अब आप काम कर रहे हो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। एंड लाइक यू सेड कि वो एक सुपरफिशियल सा एक वो होता है। तो देखो ना, मैं अपनी दाढ़ी वाइट छोड़ दिया। छोड़ दिया? चलिए आप ये देखें, हाँ, बाल वाइट छोड़ रंग का ये अच्छा मेरे पे इल्जाम लगाता है। फोकस उधर रखो। अच्छा ठीक है, सॉरी आप सामने हो ना यार, अब मैं क्या करूं। हाँ, तो अब ये तुम सही कह रहे हो। अब बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा काम है। उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि आप क्या कर रहे हैं काम, क्या आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, वो फोकस वो है। बच्चों के लिए वैसे भी शदीद ज़रूरत है, इसलिए कि 40 से ज़्यादा चैनल हैं, एक डेडिकेटेड प्रोग्राम बच्चों के लिए नहीं है। मतलब कितने अफसोस की बात है ये। अच्छा, फिर जाहिर है कि वो जब वो अपने मोबाइल पे जाते हैं तो क्यों ना जाएं, उनके पास स्पेस ही नहीं है। कोक स्टूडियो से आप मुंसलिक रहे, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो तजर्बा कैसा रहा, और कोक स्टूडियो का एज एन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का जो म्यूज़िक सीन है उस पर क्या इम्पेक्ट आया या है? देखिए, कोक स्टूडियो ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तानी म्यूज़िक को बचाया था। हम 2001 में जब ये एक बूम आया था, और वो आया था बूम इंडस म्यूज़िक की वजह से। गज़नफ़र साहब ने इंडस म्यूज़िक एक चैनल शुरू किया था, तो ईपी, कॉल, जल, नूरी, फ्यूजन, अली ज़फ़र, फिर आतिफ अलग हो गए थे। ये सब यानी हवाओं में उड़ रहे थे और म्यूज़िक सीन फ्लरिश कर रहा था। और फिर एकदम से फिर और चैनल्स आना शुरू हुए, और फिर एक कंट्रोवर्सी सी आई बीच में। एक लेबल कंपनी ने सारे राइट्स ख़रीद लिए, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमारे आर्टिस्ट हैं, ये किसी और चैनल पे नहीं जा सकते। वो सब ख़त्म हुआ, सारे गाने बंद हो गए। फिर जहाँ पे पाकिस्तानी म्यूज़िक आती थी वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड कंटेंट चलना शुरू हो गया, पाकिस्तानी म्यूज़िक बंद हो गई। फिर ये मुंबई अटैक्स हुए जी 2008 में। अच्छा, फिर न्यूज़ चैनल्स बढ़ना शुरू हुए, फिर म्यूज़िक चैनल्स बंद होना शुरू हो गए, हर जगह न्यूज़ चैनल्स आ गए। म्यूज़िक टीवी पे नज़र ही नहीं आ रही थी, ज़ीरो थी, सिर्फ खबरों में नज़र आता है, यानी वो भी ओपनिंग म्यूज़िक जो होती थी। तो वो भी कहीं से छापा। 2008 में कोक स्टूडियो आया, और उसने, मैं कहता हूँ ना, सिंगल हैंडेडली उसने पूरे पाकिस्तान का फोकस एक पॉजिटिव चीज़ पे किया। और आज 15 साल हो गए, 15 सीज़न आ रहा है। वहाँ से बहुत बड़ा काम किया है कोक स्टूडियो ने पाकिस्तानी म्यूज़िक के लिए, आर्टिस्ट के लिए। बहुत सारे आर्टिस्ट नाराज़ भी हैं भाई, जिनको चांस नहीं मिलता वो नाराज़ हैं, जिनको मिलता है वो तारीफ करते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने का कभी भी चांस ना मिलता उनको भी चांस मिला। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने भी बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया होगा अपने टाइम में? ऑनेस्टली हमारे टाइम में जितने नाराज़ लोग बैठे थे पिछले 6 साल से, हम उन सबको लेकर आए। और हमने एक सिस्टम शुरू किया। एक तो हाउस बैंड होता है, एक गेस्ट म्यूजिशियंस होते हैं। हम गेस्ट म्यूजिशियंस लेके आए जो हर शो में एक्स्ट्रा म्यूजिशियंस होते थे, और फिर ऐसे आर्टिस्ट, सिंगर्स लेकर आए जो नाराज़ बैठे हुए थे, उनको मनाया। या कोनों में कोई बैठा हुआ है, उससे कोने वाले तो आ ही जाते हैं, यानी वो तो कोक स्टूडियो का एक फोर्टे है कि भाई आप ढूंढ के ऐसे आर्टिस्ट लेकर आएँ। लेकिन आपके पास जो टॉप टियर आर्टिस्ट हैं और वो नहीं आ रहे किसी वजह से, तो हम यानी जो एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स भी लेकर आए। एक यही कॉन्सेप्ट था ना कि जो
प्रोड्यूसर है वही सब चीज़ें प्रोड्यूस करता है। फिर हम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बने और हम शानी, शुजा, बहुत सारे नाम इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहे, शराज उपल, ये सारे प्रोड्यूसर्स हम लेकर आए, इन सबको चांस दिया। उस ज़माने में जो क्लाइंट थे वो ये कह रहे थे कि आप जो आपके टॉप टियर सेलिब्रिटीज़ हैं आप उनको एज प्रोड्यूसर्स लेकर आएँ। नहीं, कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट है जो उनको सेलिब्रिटी बनाते हैं हम वो लोग लेके आए जो पीछे सारा काम करते हैं। तो खैर वो माने और यानी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हम किसी को नाराज़ ना करें। हमारे शोबिज़ में या क्रिएटिव टैलेंट में आर्टिस्ट वैसे हम कहते हैं कि जी हसास होते हैं और ज़ाहिर है कि उनका मूड ऑफ भी जल्दी हो जाता है या इग्नोर्ड फील करते हैं और महसूस करते हैं ना। तो आपको भी गुस्सा आता है? मतलब मैंने लुक एट यू, मुझे लगता है कि यार इस बंदे को कभी गुस्सा ही नहीं आ सकता। तुमने कुछ सुना है? आई हैव नेवर हर्ड। अच्छा, मैं शायद तुमने सुना है। मुझे नहीं लगता आपको गुस्सा आता है, लेकिन आता होगा ना। मुझे ऐसा सॉलिड गुस्सा आता है। हाँ। ऐसा सॉलिड गुस्सा आता है, मतलब क्या करते पीपल के जो गुस्सा होता है ना सर, वो बहुत खतरनाक होता है। मैं बहुत देर तक ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त करता रहता हूँ, लेकिन फिर मेरा गुस्सा यहाँ आ जाता है 1 सेकंड में और फिर नीचे आता है, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। What do you do? मैं हमें गुर बताया ना, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ थी, क्लाइंट कुछ कह रहा था और हम अग्री नहीं कर रहे थे। वो पुश करते रहे, हम अग्री नहीं कर रहे थे, पुश करते रहे, हम अग्री नहीं कर रहे थे। फिर एक दिन वो शूट पे पहुंच गए और शूट पे पहुंच गए और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो होना है। ओके। तो अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम टेबल पे बैठते थे, हम बात कर लेते, लेकिन ये जो चीज़ थी ये तो होना है, ये बहुत ऑफ थी, यानी ये बहुत ऑफ बात थी कि ये करना है हमें। तो मैंने कहा नहीं हो सकता ना। कहता अच्छा अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हम इनसे करवा लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा लाइट्स ऑफ। मैंने कहा फिर आप उनको बुलाएं, फिर जब वो करेंगे तो लाइट्स ऑन होंगी, खुद ही वो लाइट्स ऑन कराएं आके। तो ये मेरा गुस्सा है। मतलब कि मैं फिर ऐसी चीज़ें करता हूँ कि मतलब मैं बहुत देर तक बर्दाश्त करता रहता हूँ। आपने इंडस वैली स्कूल के कॉन्वोकेशन पर भी बात की थी और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही लोगों से बात कर रही थी। दे फाउंड इट वेरी इंस्पिरेशनल। और अक्सर ये होता है कि जब हम स्टार्स, सुपरस्टार्स की बात करते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि यार इंसान भी है, राइट? लोग समझते हैं ना लार्जर देन लाइफ, नॉट द सेम इमोशंस। क्या एंग्जाइटीज रहती हैं जो बंदे के साथ रहती हैं, आपके साथ रहती हैं, आई मीन थ्रू आउट दिस एंटायर जर्नी? मैंने यानी स्ट्रिंग्स ख़त्म होने के बाद एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पे मुझे अल्लाह मियाँ ने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया और वो बड़ा ज़रूरी था। स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ, मैं इस पक्के दोस्त पे काम शुरू किया, बट उसके साथ साथ मेरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। मैं काफ़ी खुश था। एकदम से लिप्टन की वो ब्रांड एम्बेसडर भी बन गया मैं। फिर एक आध और कमर्शियल था जिसमें मैं काम कर रहा था, पूजो का ऐड आ गया, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। मुझे नहीं पता था मैं अकेला कभी कॉन्सर्ट कर सकता हूँ, बट आई वाज डूइंग दैट एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। आई नेवर थॉट कि मैं आई वुड बी रनिंग ऑन द स्टेज और लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इट वाज ऑलवेज फैसल हु यूज्ड टू डू दैट, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था। तो मैं सोचा कि चलो मैं अपना गाना रिलीज़ करता हूँ कोई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक गाना अपना रिलीज़ करूँगा। मैंने एक गाना बनाया, 2 गाने बनाए, तो उसका रिएक्शन वैसा नहीं आया जैसा मैं सोच रहा था। अच्छा था, लेकिन मैं सोच रहा था
कि बहुत ही तबाही रिएक्शन आने वाला है, लेकिन तबाही नहीं आया। अच्छा, और ये बहुत ही स्टूपिड बात थी, यानी कि अगर अब मैं सोचूं कि मुझे नहीं ये सोचना चाहिए था, बट लेकिन किसी कोई वजह थी कि मैंने ये सोचा, और मैंने कहा कि ये नहीं आया, ओहो क्या मैं अब रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रिंग्स तो लास्ट सेकंड तक रेलेवेंट था, सजनी उड़ जाऊं, और तो यानी वो गाने मैंने कंपोज किए थे, और क्या अब मैं जो कंपोज कर रहा हूँ, क्या दुनिया क्या बदल गई है? एक सेल्फ डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट, मेजर सेल्फ क्राइसिस। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जो जैसे एक जिंगल मेरे पास आया, अब मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, मुझे क्लाइंट की ओके करेगा नहीं करेगा, मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, ऐसी चीज़ें आना, कॉन्फिडेंस चेक होता है। और यानी इन अ मैटर ऑफ वीक्स मैं ऐसे गया हूँ, क्रैश्ड, कंप्लीटली क्रैश्ड, इतना कि मैं एक दिन मैं सोफे से नहीं उठ पा रहा था। मैं उठूं और मुझे लगे डुक 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 डुक, फुल एंजाइटी। हाँ, और मैं रात के 3-3 बजे उठ जाऊं, और मेरे यहाँ से यहाँ बज़, पूरे जिस्म में बज़, और मैं कमरे में वॉक कर रहा हूँ ढक 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 ढक, और टीना माय वाइफ, वो बेचारी इतनी अच्छी तरह उसने सारा हैंडल किया, क्योंकि मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें आती थी मैं टीना को बताता था, टीना में यार दिमाग में ये आ रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, और वो जो बस थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने टीना से कहा, टीनू अगर आज मुझे किसी पुल से जंप करना पड़े नीचे ब्रिज से, तो मुझे सुकून मिलेगा, और मैं आज ये सोच सकता हूँ कि जो लोग ये काम करते हैं, हम दूर से देखते हैं कि ये पागल है, ये क्यों कर रहा है, ये ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है, लेकिन वो बंदा, उसे सुकून मिलने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो चल रहा है वो मेरे अंदर चल रहा है इस वक्त, और हो सकता है उसके अंदर 10 फोल्ड चल रहा हो, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर इनफ चल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो फिर यू नो काउंसलिंग और थेरेपिस्ट और ये कोई 6 से 8 महीने का ये फेज़ था। मैं निकला हूँ, और फिर अल्लाह मियाँ ने एक मौका दिया कि किसी ने कहा कि हज के लिए 2 जगहें हैं, तुम लोग को आना है। हमने कहा चलते हैं। मैं गया, बहुत ही अमेजिंग हज, बहुत सुकून। वापस आया तो मैंने कहा कि बस अब यानी जो चीज़ अल्लाह मियाँ दे रहे हैं वो लो, जो नहीं दे रहे वो ना लो। काम ऐसा करो जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ये फूफा शूशा से निकल जाओ। हो सकता है वापस चला जाऊं, हो सकता है ना जाऊं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ज़िंदगी का सामने खुल गया। बहुत बहुत ज़बरदस्त। मतलब थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि ओपनली बहुत सारे लोग बात नहीं कर सकते, उन पे करेज नहीं होती है, लेकिन आपने बहुत कैंडिडली कितने लोगों पे ये बात ये चीज़ गुजरती है और वो कभी इसका जिक्र ही नहीं करते। यार इंसान है ना, हाँ, वो जिंदगी की मराहल है, सक्सेसेस हैं। नहीं बात ये कि जिस चीज़ से जिसका फ़ायदा हो। क्योंकि यार आप ये देख, मुझे लगता है कि जो स्टेज के ज़रिए एक वर्ल्ड फेम लेवल पे जितने भी केसेस आप देख लें, नाम देख लें बड़े बड़े, वो सब किसी ना किसी शक्ल में इस तरह के फेस से गुजरते हैं। प्रेस्ले से लेके और बिलाल मकसूद तक आप एक की हिस्ट्री उठा के देखो। आप रॉबिन विलियम्स को देख लो, प्रेशर इतना होता है, हजारों लोगों को देख लो, एंड्रू बॉर्डेन को देख लो, एंथनी बॉर्डेन को देख लो। यस, मिलियंस, हाँ वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन हम खुश हैं कि यू बैटल विद इट, यू केम आउट ऑफ इट, और अभी आप पपेट्स का ये एक ज़बरदस्त आप पे कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त लिमिटेड है, बात करने में फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है। आई विश कि हमारे पास ज़्यादा टाइम इट्स नियरली ओवर। बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज़रा हटके में आए और हमने बहुत इन्जॉय किया इस गुफ्तगू को, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज के प्रोग्राम में इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बखैर।